नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भटनेर आईएएस में। मैं शालिनी गौड़ और हम बात कर रहे हैं विश्व का भूगोल की। कंप्लीट जियोग्राफी कोर्स के अंदर विश्व का भूगोल आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। लगभग 70% कोर्स जो हम यूट्यूब पर कवर कर रहे हैं और बाकी कंप्लीट कोर्स आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। तो यदि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब के साथ साथ हमारे ऐप को भी आप इंस्टॉल करें। उससे वीडियोस के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। पीडीएफ के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। हालांकि हर वीडियो लेक्चर में हम कंटेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं हम इंक्लूड कर रहे हैं। साथ ही एक जानकारी और आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं हालांकि यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करके बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी कंटेंट वाइज अगर आप देखें तो मेंस का भी काफी कंटेंट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो मेंस के लिए भी अगर आप तैयारी अपनी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐप को डाउनलोड करें और हमारे लेक्चर्स को देखें, सराहें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। अपने पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी से संबंधित कुछ चीजें डिस्कस की थी और आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, हम लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स इन सबको पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की जो गतियां हैं उनको पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं आंतरिक संरचना की। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम पहले देख लेते हैं हमेशा की तरह। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत के अंतर्गत ग्रहाणु परिकल्पना के अंदर पृथ्वी का जो कोर है, जो केंद्र है, वो किस अवस्था में है। यानी कि जो हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाएं पढ़ी थी, ग्रहाणु परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना है, तो ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार जो कोर है वो कौन सी अवस्था में है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है मोह असंबद्धता, यानी कि जो डिसकंटिन्यूटी है, मोह नाम की जो डिसकंटिन्यूटी है वो कहां पर मिलती है। ठीक है, जो हमारी अर्थ की अलग अलग लेयर्स हैं उन कौन सी लेयर्स के बीच में ये जो डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता है, ये हमें कहां पर मिलती है। अगेन चार ऑप्शन आपके सामने है और ये आपको बताने हैं। इसी तरीके से ये जो कोर के आंतरिक भाग का निर्माण हम बात करें, यानी कि कोर का जो अंदरूनी हिस्सा है वो किससे बना हुआ है, क्या मटेरियल है, क्या रासायनिक संरचना है, वो यहाँ पर आपको बतानी है। तो ये तीनों क्वेश्चन है आपके सामने और इन क्वेश्चन से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड ही है। हालांकि टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुकी हूँ। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, हालांकि अगर हम देखें जो हमारी त्रिज्या है पृथ्वी की, तो अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की अगर बात करें, है ना, जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो क्या कहती है, जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग 6378 किलोमीटर की है। ठीक है, और अब तक अगर हम देखें जो सबसे गहराई में जो अब तक हम गए हैं, जो हमने खुदाई की है, वो कहाँ की है, हमने आर्कटिक महासागर का जो कोल एरिया है ना, कोल क्षेत्र में, यहाँ पर हमने लगभग 12 किलोमीटर तक की गहराई ही खोद पाए हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ तक पहुंचना अभी तक हमारे लिए संभव नहीं हो पाया है। तो जो डायरेक्ट एविडेंसेस है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस पर ही क्या करते हैं, हम डिपेंडेंट रहते हैं। जो अप्रत्यक्ष प्रमाण है उन्हीं के आधार पर जो भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में सारी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अभी जो अप्रत्यक्ष प्रमाण है, या अगर हम कहें जितने भी प्रमाण हैं उनको हम कितनी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, जितने भी स्रोत हैं, जो हम पृथ्वी की गहराई की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो स्रोत हैं ये कौन कौन से हैं जरा देखिए। एक तो आ जाते हैं हमारे प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, दूसरे आ जाते हैं हमारे अप्राकृतिक स्रोत और तीसरे आ जाती है हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनके आधार पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाओं से हम क्या अनुमान लगाते हैं। तो जो प्राकृतिक स्रोत हैं इनमें हम बात करेंगे ज्वालामुखी की, क्योंकि ज्वालामुखी क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। फिर हम बात करेंगे भूकंप की, यानी कि भूकंप से जो अंदरूनी जो सतह है उनमें क्या मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट के बेस पर हम क्या पता लगा सकते हैं। और फिर जो उल्का पिंड है, उल्का पिंडों से हम पता लगाएंगे कि ऐसी कौन सी संरचना में फर्क है उल्का पिंडों की और हमारी धरती की जो डिफरेंस है उसके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं। वहीं जो अप्राकृतिक है, ठीक है, अप्राकृतिक जो स्रोत हैं उनमें हम बात करते हैं दबाव की, हम बात करते हैं घनत्व की और ताप की।
यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो वहां पर ताप, दाब, घनत्व इनमें क्या परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के कारणों का हम क्या विश्लेषण देते हैं, उन्हीं विश्लेषण के आधार पर हम पृथ्वी की परतों को डिवाइड करते हैं कि पर्टिकुलर जो परत है उसमें कैसी स्ट्रक्चर होगी, क्या रासायनिक संगठन होगा, उसके आधार पर हम इन अप्राकृतिक स्रोतों को ध्यान में रखते हुए डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का सबसे मजबूत साक्ष्य जो है वो भूकंप विज्ञान है। ठीक है, भूकंप विज्ञान की जानकारी के पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमें दो प्रमाणों से प्राप्त होती थी, दबाव से, दबाव, घनत्व या तापमान से, और दूसरी हमारी ज्वालामुखी क्रिया। इन दोनों के तहत जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कुछ चीजें पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो जो हम सबसे पहले अप्राकृतिक कारणों की बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर हम स्लाइड्स के थ्रू इसको पढ़ेंगे। अप्राकृतिक स्रोत जो है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे घनत्व की। ठीक है, अब घनत्व के अंदर हम जानते हैं, हमने जो विभेदन प्रक्रिया पढ़ी थी, है ना, हमने क्या पढ़ा था, विभेदन का प्रोसेस जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो भारी तत्व हैं वो कहाँ चले गए थे, पृथ्वी के केंद्र में, और जो हल्के तत्व हैं वो कहाँ रह गए थे, सतह पर, है ना। इसका मतलब हल्के तत्व सतह पर, इसका मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं पृथ्वी की गहराई में तो उसमें पदार्थों के घनत्व में परिवर्तन आता है। अब जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह का जो घनत्व है वो लगभग 2.67 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हम इसको मानते हैं। ठीक है, और वहीं जो केंद्र है ना, केंद्र का यानी कि जो अंदरूनी सतह है, केंद्र का घनत्व लगभग कितना माना जाता है, लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जब गहराई में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं घनत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, घनत्व में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और अगर औसत घनत्व की हम बात करें, पृथ्वी के औसत घनत्व अगर हम देखें तो ये लगभग 5.5 माना जाता है। तो ये जो घनत्व हमने कैलकुलेट किया, इसके बेस पर जो विभेदन की प्रक्रिया हमने पढ़ी उसी के आधार पर हमने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम गहराई में जाते हैं तो घनत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब पहले तक हम ये मानते थे कि जो रासायनिक संरचना है वो क्या है, समान है। ठीक है, रासायनिक संरचना क्या है, समान, हम इसको मान रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा था, दाब जो है जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ जा रहे हैं, दाब कह लें, दबाव कह लें, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, दबाव बढ़ रहा है, और दबाव बढ़ने के साथ ही, दबाव बढ़ने के साथ साथ ही जो घनत्व है उसमें भी वृद्धि हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आती है कि दाब बढ़ने की अपने आप में एक लिमिट होती है ना, जिसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, या प्रत्यास्थता सीमा हम इसे कह देते हैं ना, प्रत्यास्थता सीमा। तो इस प्रत्यास्थता सीमा के कारण हर पदार्थ की या हर परत की क्या होगी, अपने आप में एक लिमिट होगी। दाब जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा कि वो घनत्व को प्रभावित कर सके। तो ये चीज तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई, यानी कि ये जो धारणा थी कि रासायनिक संरचना तो समान है लेकिन ऊपर वाले जो परतें हैं उनकी वजह से घनत्व बढ़ता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है, दबाव बढ़ने के कारण घनत्व बढ़ रहा है। तो ये प्रत्यास्थता सीमा होने के कारण दबाव की ये जो धारणा है एक बार को साइडलाइन हो गई। अब जो दूसरी अवधारणा थी वो क्या कह रही थी, वो ये कहती है कि जो रासायनिक संरचना है वो क्या है, समान नहीं है। परतों का जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन समान नहीं है। ठीक है, अब जब रासायनिक संगठन समान नहीं है, इसका मतलब जो हम केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र में जो है भारी तत्व है, ठीक है, हमने जैसे इस्पात के जैसे हमने ठोस इसको बताया, इस्पात जैसा जिसमें चुंबकीय गुण पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो सतह है और जो केंद्र है वहां पर इन चीजों का रासायनिक संगठन समान नहीं है और इसी वजह से इनके घनत्व में भी क्या है, परिवर्तन है। वही जो हम विभेदन की प्रक्रिया हम पढ़ रहे थे, यानी कि जो भारी तत्व है वो नीचे और हल्के तत्व जो है ऊपर है, इनके रासायनिक संगठन एक जैसा नहीं है। तो घनत्व से हमें काफी हद तक पता चला कि जो परतें हैं वो अलग अलग है। ठीक है, और इसी के आधार पर जो हमने तीन परतें, जो सियाल, सीमा और नीफे हम पढ़ते आ रहे हैं, उनका हमने डिवीजन किया, इन तीन परतों में हमने बांटा। भी तीन परतें डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले। तो उम्मीद करते हैं घनत्व तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम दाब की बात करें
तो दाब का भी वही फिनोमेना है कि जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं दाब क्या है, बढ़ रहा है, और दाब बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, घनत्व भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये इतना ज्यादा क्लैरिफाई इस चीज को नहीं कर पाया, क्योंकि इसके अनुसार भी अगर हम देखें तो केंद्र का जो इन्होंने 11 से 12 जो है ग्राम प्रति घन mm प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है, ये दाब बताया गया। जैसे अभी हमने 13 ग्राम पढ़ा तो लगभग उतना ही हो गया, तो यही चीज यहाँ पर बताई गई। अब अगर ताप की हम बात करें तो ताप क्या कहता है, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो जो टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो परतें हैं, परतों में क्या मिल रहे हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ मिल रहे हैं। ठीक है, क्या मिल रहे हैं हमें, रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब इन रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन के कारण क्या हो रहा है, पदार्थों का विघटन होगा, विघटन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ताप में वृद्धि होगी। ठीक है, अब ये ताप में वृद्धि कितनी होगी, अगर हम हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें तो कितने किलोमीटर पर ये बढ़ जाता है, लगभग 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर हम 10 किलोमीटर भी गहराई में चले जाते हैं तो 300 से भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो मिल जाएगा। हालांकि ऐसा संभव नहीं है। तो दाब और ताप ये दोनों ही चीजें जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं कर पाई। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें, यहाँ पर हम कर लेते हैं ना, जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हम बात करते हैं। ये हमारे जो फर्स्ट जो प्राकृतिक स्रोत थे वो हमने पढ़ लिए, सॉरी अप्राकृतिक स्रोत हमने पढ़ लिए। अब जो उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाएं हैं, ठीक है, उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाओं के आधार पर हम आंतरिक संरचना के बारे में क्या अंदाजा लगाते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं कि जो ग्रहाणु परिकल्पना है, प्लैनेटेसिमल थ्योरी है। प्लैनेटेसिमल थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब क्या हो, धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आए, यानी कि जो केंद्र है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, और वहीं अगर हम ज्वारीय परिकल्पना की बात करें तो ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार जो केंद्र है वो हमारा तरल अवस्था में है। इसका मतलब ठोस या तरल दोनों में से कोई एक अवस्था तो रहेगी। तो यहाँ तक हम जो अप्राकृतिक और प्राकृतिक स्रोतों से हमें जानकारी मिली वो हमने एकत्रित की। जो प्राकृतिक कारण है जिसमें हम अप्राकृतिक कारण, ठीक है, जो अप्राकृतिक कारण है जिसमें हम घनत्व, दाब और ताप की बात कर रहे हैं, तो घनत्व के आधार पर काफी चीजें क्लियर हुई क्योंकि विभेदन की प्रक्रिया हुई और उसमें भारी तत्व और हल्के तत्वों के अलग अलग जमाव के कारण जो परतों का रासायनिक संगठन है वो हम समझ पाए। वहीं दाब और ताप की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्लैरिफाई नहीं कर पाई। और यही जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाओं की बात करते हैं तो ग्रहाणु परिकल्पना यानी कि जो प्लैनेटेसिमल थ्योरी थी उसके अनुसार जो पृथ्वी का केंद्र है वो ठोस अवस्था में है, और वहीं ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार जो पृथ्वी का केंद्र है वो तरल अवस्था में है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी अप्राकृतिक और उत्पत्ति के आधार पर स्रोतों से प्राप्त जानकारी। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक स्रोतों की, यानी कि भूकंप की, ज्वालामुखी की, उल्कापिंडों की। ठीक है, चलिए थोड़ी सी हम रीडिंग लगा लेते हैं दोबारा से एक बार को। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का सबसे मजबूत साक्ष्य जो है वो क्या है, भूकंप विज्ञान है। भूकंप विज्ञान की जानकारी के पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमें दबाव और ज्वालामुखी प्रक्रिया से ही मिल रही थी। हालांकि हमने अप्राकृतिक और उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ लिया है इसको। तो इन दोनों के तहत जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होती थी उनसे हमने क्या अंदाजा लगाया कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी कि जो क्रस्ट है इसका घनत्व लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। जो भी हमने पढ़ा 2.67 से लगभग 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और वहीं जो आंतरिक है, केंद्र है जो पृथ्वी का, वो हम 11 से लगभग 13 जो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हम पढ़ रहे हैं। और पूरी पृथ्वी का घनत्व हमने लगभग 5.5 या यहाँ पर 5 आप देख लीजिए 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे सामने 3 चीजें जो घनत्व के आधार पर हमारे सामने आ गई। तो ये दबाव के कारण जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने दबाव के कारण, कोर का इतना अधिक घनत्व दबाव के चलते हैं क्योंकि सतह से जैसे जैसे अंदर की तरफ यानी कि कोर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे पृथ्वी पर दबाव बढ़ता जाता है। चट्टानों का भार बढ़ता जाता है, उसी अनुपात में दबाव भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ऊपर वाली लेयर्स आती जाएंगी तो नीचे वाली लेयर पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, और जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे घनत्व बढ़ेगा। एक और तथ्य सामने आया कि कोर का घनत्व इतना अधिक कैसे है, तब यह तथ्य निकलकर सामने आया कि कोर स्वयं निकल और फेरस जैसे पदार्थों का बना है जिसका भार और घनत्व ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। जो हमने पढ़ा कि जो केंद्र है वो क्या है, इस्पात जैसे पदार्थों का बना है जिसमें चुंबकीय गुण है, भारी पदार्थों से ये बना हुआ है। तो कोर का घनत्व 11 है, केवल दबाव के चलते नहीं है। ठीक है, क्योंकि
प्रत्येक चट्टान की एक सीमा होती है कि दबाव कितना भी बढ़ाया जाए लेकिन घनत्व नहीं बढ़ सकता, जिसे हमने प्रत्यास्थता सीमा हमने कहा, यानी कि एक लिमिट तक ही हम उस दबाव को बढ़ा सकते हैं। तो जो दबाव जो बढ़ा हुआ है, जो घनत्व बढ़ा हुआ है, वो दबाव के कारण नहीं है बल्कि उसकी संरचना के कारण है। जो रासायनिक पदार्थ वहां पर मिल रहे हैं उनका घनत्व अपने आप में इतना ज्यादा है जिसकी वजह से कोर जो है वो ऐसा ज्यादा घनत्व लिए हुए है। ठीक है, तो अब हम बात करें ज्वालामुखी प्रक्रिया की। तो भूकंप विज्ञान के पहले ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में निष्कर्ष निकाले गए, यानी कि पृथ्वी की अंदरूनी सतह से जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो अंदरूनी जो मटेरियल बाहर आता है तो उससे कुछ लिक्विड मटेरियल भी बाहर आया। तो इससे अंदाजा लगा कि जो केंद्र है वहां पर क्या है, तरल अवस्था में भी कुछ ना कुछ मौजूद है। लेकिन अगर केंद्र में तरल अवस्था में कोई पदार्थ मौजूद है, अगर केंद्र तरल अवस्था में है तो जो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है उसका प्रभाव वहां पर भी होना चाहिए। जैसे हमने ज्वार भाटे के बारे में पढ़ा था कि जो पृथ्वी की सतह, जो ठोस सतह है, वहां तो ये गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जो जलीय सतह है, जो तरल अवस्था में सतह है, उस पर ये गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है। तो इस आधार पर तो अगर पृथ्वी का केंद्र है तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव वहां भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो धरती फटती है और पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है जो तरल अवस्था में रहता है। तो यह माना गया कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई ऐसी परत है जो तरल अवस्था में है। लेकिन यहाँ भी समस्या हुई कि पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर दबाव इतना बढ़ता जाता है कि दबाव पृथ्वी के भीतर किसी भी पदार्थ को तरल अवस्था में रहने ही नहीं देगा। अतः यह मान्यता भी आधारहीन हो गई कि पृथ्वी के भीतर कोई ऐसी परत है जो कि तरल अवस्था में रहती है। तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की आंतरिक भाग की परत ठोस है, ना कि तरल। ठीक है, तो यहाँ तक हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि जो तरल है वो नहीं है पृथ्वी का केंद्र। तो अब भूकंप विज्ञान से हमें क्या पता चला, यहाँ थोड़ा सा हम पहले उल्काओं के बारे में और देख लेते हैं ना, फिर हम भूकंप को डिटेल से स्टडी करेंगे। अब जब उल्का पिंडों से हम बात कर रहे थे, अब उल्का पिंड क्या है, जब हमारी सतह पर आते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो प्रभाव है उसको पार करके जब हमारी अर्थ तक पहुंच जाते हैं तो वो उल्का पिंड कहलाते हैं ना। तो अब जो उल्का पिंड क्या है, ठोस संरचनाएं हैं जो अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं और अत्यधिक घर्षण की वजह से जो उल्का पिंड है वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो उनका आंतरिक भाग है वो अनावृत हो जाता है और उनकी जो अंदरूनी संरचनाएं हैं वो हम समझ पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का हमने पढ़ा है कि प्रभाव होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से ये जल जाती है ना, जो हमें जलते हुए पिंड दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन उल्काओं की देखें तो इन्हीं के आधार पर जो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अंदरूनी संरचना कैसी इनकी ठोस है। जब ये ठोस है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी कैसी होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी की ग्रहाणु परिकल्पना है कि जो डस्ट मटेरियल, जो पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहे थे, उनके इकट्ठा होने से ही वो बना है। तो अंदरूनी मटेरियल कैसा होगा, ठोस होगा। तो उल्का पिंडों के आधार पर भी हम क्या कहते हैं, ठोस ही होगा। तो अब भूकंप विज्ञान की अब हम बात करें, जहां से हमें जो प्रमाण मिले हैं वो ज्यादा हमें साक्ष्य, जो भी प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले हैं वो ज्यादा हमें ऑथेंटिक लगते हैं। अब भूकंप अपने आप में क्या प्रोसेस है, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। लेकिन भूकंप विज्ञान के द्वारा पृथ्वी की अंदरूनी हलचल जो है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, अंदरूनी जो संरचना उसके बारे में हम पता लगाते हैं। कैसे? देखिए, जब भूकंप आता है तो 3 तरह की जो तरंगे हैं वो प्रवाहित होती हैं, उत्पन्न होती हैं। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे, पी, एस और एल। ठीक है, ध्यान रखना आपको, पी, एस, एल। जो पी तरंगे हैं वो ठोस और तरल दोनों चट्टानों में चल सकती है। एस तरंगे हैं जो केवल ठोस चट्टानों में चलती हैं, ध्यान है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है ये। और धरातलीय तरंगे जो है ये सतही तरंगे हैं जो पृथ्वी के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या रहेंगी, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे। तो अब ये जो तरंगे हैं, एल तरंगे तो हमारी सतह पर ही रह गई। अब जब हमें अंदरूनी सतह के बारे में बात करनी है तो हम किस पर डिपेंडेंट हो गए, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों पर। अब अगर एस तरंगे अंदर तक जा रही हैं, इसका मतलब सारी जगह क्या है, ठोस है। और अगर पी तरंगे अंदर तक जा रही है, इसका मतलब तरल और ठोस दोनों है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए, इन तरंगों में से पी वेव और एस वेव से पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में कुछ निश्चित तथ्य हमारे सामने आए। कैसे? कि अगर डेंसिटी अलग अलग होगी, यानी कि अगर ठोस और तरल अलग अलग सतहें होंगी तो इन पी और एस वेव्स की डायरेक्शन में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, इनकी गति में परिवर्तन होगा। अगर पृथ्वी के अंदर घनत्व अलग अलग है तो इन तरंगों की गति भी अलग अलग होगी। तो इन तरंगों की गति के आधार पर हम अंदरूनी सतहों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए,
अगर पृथ्वी के भीतर सर्वत्र एक जैसा घनत्व होगा तो ये तरंगे कैसे चलेंगी, सीधी चलेंगी। भाई सीधी सी एक चीज समझिए, हम इस रोड पर चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, रश है, ठीक है। जब रश होगा तो हम कैसे निकलेंगे, हमें इस तरीके से जहां जहां हमें जगह मिल रही है वैसे वैसे हम जाएंगे, है ना। और वहीं अगर बिल्कुल खाली सड़क है तो हम कैसे जाएंगे, सीधी जाएंगे। यानी कि एक जैसा जब हमें मिल रहा है रास्ता, सब जगह बिल्कुल खाली सड़क हमें मिल रही है तो हम सीधे चले गए। लेकिन वहीं जहां हमें भीड़ भाड़ मिलती है तो हम अपने रास्ता खुद बनाते हैं, हम निकलते हैं। वही चीज क्या होगी, यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी। अगर घनत्व सभी जगह एक जैसा होगा तो तरंगे सीधी चली जाएंगी, यानी कि घनत्व हर जगह समान है तो तरंगे सीधी चलेंगी। और पृथ्वी के अंदर दो ही तरंगे P और S जा पाएंगी, क्योंकि L तो धरातलीय तरंगे हैं, वो भीतर जाएंगी ही नहीं। पृथ्वी के भीतर जाने वाली तरंगे P और S अगर सीधी जा रही हैं तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के भीतर का घनत्व सर्वत्र एक समान है। लेकिन ये तरंगे सीधी तो गई ही नहीं, है ना, सीधी न जाकर ये मुड़ रही है तरंगे। अब कैसे मुड़ती है, इनका संचलन जो है, संवहन जो है वो किस तरीके से होगा वो भी हम समझेंगे। तो इसका मतलब यानी कि वो मुड़ गई, इधर उधर चली गई, सीधी नहीं गई। इसका मतलब घनत्व क्या है, सब जगह एक जैसा नहीं है। तो पृथ्वी के भीतर अलग अलग घनत्वों वाली परतें हैं जिससे तरंगे सीधी न जाकर सतह की तरफ मुड़ जाती हैं। अतः तरंगों के मुड़ने से प्रतीत होता है कि पृथ्वी के भीतर मौजूद परतों के घनत्व में अंतर है, अर्थात घनत्व एक समान नहीं है। भूकंपी तरंगों में से पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में जानकारी के दो स्रोत कौन से हो गए हमारे पास, P और S तरंगे। इनमें से S तरंगे पदार्थ के केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। S फॉर सॉलिड, यानी कि सिर्फ ठोस माध्यम में चलेगी। और P जो है ये सॉलिड एंड लिक्विड दोनों माध्यमों में चल पाएगी, ठीक है। तो P तरंगे ठोस और तरल दोनों चट्टानों से होकर गुजर सकती हैं। तो इनसे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल पाई। ये देखिए, ये रही हमारी S तरंगे। अब इनके जो संवहन की, संचलन की, मूवमेंट की हम बात करें कि ये मुड़ जाती है, तो देखिए कैसे मुड़ती है। S तरंगे पृथ्वी के केवल 30 किलोमीटर तक ही प्रवेश कर पाती है, इसके नीचे प्रवेश नहीं कर पाती। क्यों, इसका मतलब यहाँ तक सॉलिड है, क्यों नहीं प्रवेश कर पा रही, क्योंकि जो ठोस सतह है वहां तक तो ये जा रही है, नीचे अगर तरल सतह है तो वहां ये नहीं जा पा रही। तो ये जो सतह है सिर्फ 30 किलोमीटर तक ही S तरंगे जो है वो जा पाई और वक्राकार होकर सतह की तरफ मुड़ जाती है। देखिए इस तरीके से यहाँ से जा रही है और ये क्या होती है, इस तरीके से ये मुड़ती चली जा रही है पृथ्वी की सतह की तरफ। इसलिए पृथ्वी के अंतरतम में अर्थात कोर में S तरंगे पूर्णतः अनुपस्थित रहती हैं, अर्थात पृथ्वी के कोर में S तरंगों का अभाव होता है, क्योंकि केवल ठोस में चलती है और 30 किलोमीटर की गहराई के बाद ये सतह की ओर मुड़ जाती है। सिंपल सी चीज है, मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा डिटेल आपको समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 30 किलोमीटर की सतह तक ही जो S तरंगे चल पाती है, क्योंकि ठोस में ही सिर्फ S तरंगों का मूवमेंट होता है। इसका मतलब जो कोर है, कोर में हमें S तरंगे नहीं मिल रही है। अब देखिए P तरंगे। P तरंगे हम जानते हैं ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में संचरण करती है, तो 30 किलोमीटर की गहराई के बाद भी प्रवेश करती है और गति में विचलन के बावजूद अंतरतम अर्थात कोर को पार कर जाती है। हालांकि यहाँ पर भी जो कोर है, ये हमें कोर नजर आ रहा है। तो जो P तरंगे देखिए जा तो रही है, हालांकि इनके पथ में भी क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है, टेढ़ी मेढ़ी होकर जा रही है, बिल्कुल सीधी नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी कोर में ये जा पा रही है। इसका मतलब ठोस तो यहाँ पर हो गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये तरल है। तो इन तरंगों के द्वारा कोर की संरचना की जानकारी हमें प्राप्त हुई और निष्कर्ष निकला कि कोर पूरी तरह से ठोस भी नहीं है, बल्कि कुछ तरल अवस्था में भी है। तो अब तक जो हम मान रहे थे कि कोर पूरी तरीके से ठोस है, तो S तरंगों के मूवमेंट ना मिलने के कारण ये तो क्लेरिफाई हो गया कि वो पूरी तरीके से ठोस नहीं है। अब जो P तरंगे जब चली गई तो इसका मतलब पूरी तरीके से वो द्रव है, लेकिन द्रव भी नहीं हमने इसको कहा, तरल भी नहीं कहा। क्यों, क्योंकि सीधी जो है P तरंगे नहीं मिली, इनके जो रास्ते में भी जो है वो विचलन आया। अब विचलन क्यों आया, क्योंकि घनत्व में कहीं कहीं परिवर्तन था, कहीं कहीं वो ठोस पदार्थ था, घनत्व ज्यादा था, कहीं कहीं पर घनत्व कम था। इसी वजह से हमें क्या हुआ, विचलन यहाँ पर मिला। तो इसका मतलब जो कोर है पूरी तरीके से ठोस नहीं है, कुछ तरल अवस्था में भी है, ठीक है। तो ये P और S तरंगों से हमें इतनी जानकारी प्राप्त हो गई। तो भूकंपी तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर हो। जब माध्यम का घनत्व कम होगा तो इन तरंगों की गति भी कम हो जाएगी। लेकिन जब पृथ्वी की किसी परत का घनत्व ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा कर लीजिए, ज्यादा होता है तो इनकी गति भी अचानक बढ़ जाती है। तो भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर इन तरंगों को हम तीन क्लासेस में, तीन वर्गों में बांट सकते हैं, P और S,
पी और एस, पीजी और एसजी, ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अतः इससे अब पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर इन तरंगों की गति में 3 जगहों पर अंतर आता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी के भीतर 3 अलग अलग घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं। तो अतः भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 वृहद मंडलों में बांटा गया और पुनः भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 वृहद मंडलों को 3 उपमंडलों में फिर से बांटा गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमने स्टडी की इसके आधार पर हमने पृथ्वी को 3 स्तरों में, 3 सतहों में हमने बांट दिया। अभी कौन कौन सी सतहें देखिए, ये आ गई हमारे पास पृथ्वी की 3 सतहें। ठीक है, ये हो गई मेंटल। अगर हम इसको साइड व्यू ले तो ये तो देखिए इतना इतना तो हमारा ये क्या आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया। ये सबसे ऊपर वाली सतह हमारी क्रस्ट, ये आ गई हमारी मेंटल। ठीक है, और ये आ गया हमारा कोर। अब जो कोर है अगर इसको ओवरऑल देखें हम तो ये तो क्या हो गया हमारा मेंटल, ये हो गई हमारी कोर और ये आ गया हमारा क्रस्ट। ठीक है, और इसको भी हमने ऊपरी और निचली, जैसे अगर ये हम देखें तो ये ऊपरी क्रस्ट, ये निचली क्रस्ट, ये ऊपरी मेंटल, ये निचला मेंटल, ये बाह्य कोर और ये आंतरिक कोर, यानी कि जो परतें हैं इनको भी हमने सब डिवीजन कर दिया, उप स्तरों में हमने इसको बांट दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको देखिए कोनराड है, मोहो है, गुटनबर्ग है, लेहमैन है, ये समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूटी है, असातत्य जिसे हम कहते हैं ना, वो क्या है वो अभी हम समझेंगे क्या है। ठीक है, तो ये इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि पृथ्वी को हमने मेनली 3 स्तरों में हमने बांटा। ठीक है, तो जो रासायनिक संगठन के आधार पर हमने बांटा था पृथ्वी को, तो ऑस्ट्रिया के भूगोल शास्त्री स्वेज ने पृथ्वी को आंतरिक संरचना को, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 3 परतों में बांटा है। कौन कौन से, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम, ऐसा फॉर सिलिका, एल फॉर एल्यूमिनियम, जहां पर सिलिका और एल्यूमिनियम अधिकता में मिलते हैं और यहाँ पर अम्लीयता भी अधिक होती है, ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से सीमा की हम बात करें तो सिलिका और मैग्नीशियम, Mf4 मैग्नीशियम, तो सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है और इस परत की चट्टानों में बेसाल्ट और ग्रेबो की अधिकता रहती है। नीफे की हम बात करें तो निकिल और आयरन, फेरस। ठीक है, तो निकिल और आयरन ज्यादा रहता है और इस में जो है चुंबकीय शक्ति, अब आयरन है, निकिल है, लौह तत्व है, तो चुंबकीय प्रभाव जो है, मैग्नेटिक पावर जो है इनमें रहेगा। ये 3 स्तर हो गए हमारे सियाल, सीमा एंड नीफे। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल बात करें भूगर्भ शास्त्रियों की, जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो बांटा गया वो कौन कौन सी थी, देखिए क्रस्ट जिसे हम भूपटल कह रहे हैं, मेंटल जिसे भूप्रवार कह रहे हैं और क्रोड जिसे हम कोर कह रहे हैं। तो जो हमने पढ़ा था कि ऐसे 30 किलोमीटर तक ही जा रही थी, तो वो एरिया कौन सा है हमारा, क्रस्ट। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें मेंटल आता है, मेंटल कहाँ है, 30 to 2900 किलोमीटर तक हमारा मेंटल है। इसको भी हम ऊपरी और अंदरूनी मेंटल में बांटते हैं, तो 30 से 700 तक जो है हमारा ऊपरी मेंटल है और 700 से 2900 तक हमारा क्या है, निचला मेंटल है। यहीं पर अगर हम बात करें थर्ड लेयर की, कोर की, तो 2900 से लेकर 6331 किलोमीटर तक हमारा कोर है और कोर को भी फिर हमने बाह्य कोर और आंतरिक कोर में बांटा। तो 5100 किलोमीटर तक हमारा ऊपरी कोर है और फिर 6371 किलोमीटर तक हमारा निचला कोर है। तो ये जो इमेज हमने देखी थी इसमें जो डिवीजन है हम बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। देखिए जो हमने प्रॉपर मेजरमेंट के साथ पढ़ा, ये जो फर्स्ट लेयर आ रही है हमारी, ये हमारी क्या है, देखिए क्रस्ट 0 से 30। ठीक है, और फिर ये आ गई हमारी देखिए 32 to 900 तक हमारी क्या आ गई, ये मेंटल भूप्रवर जिसे हम कहते हैं, और ये आ गया हमारा क्रस्ट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा क्रस्ट जो ऊपरी लेयर है, और ये 2900 से 6371 तक हमारा क्या आ गया, क्रोड जिसे आप हिंदी में कहते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखिए ऊपरी लेयर, अंदरूनी लेयर, ऊपरी मेंटल जो हम देख रहे हैं 3 से 700 किलोमीटर तक ये आ गया हमारा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको नजर आ रहा है 30 to 700 किलोमीटर तक ये हमारा ऊपरी मेंटल, 700 टू हमारा ये 2900 तक का 2900 किलोमीटर तक का जो आ गया हमारा निचला मेंटल। वहीं हम 2900 से 5100 तक की बात करें तो ये हमारा आ गया बाह्य कोर, और 5100 से 6371 तक हम बात करें ये हमारा आंतरिक कोर आ गया। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पर घनत्व जो है दिया गया है, क्रस्ट का जो है हमने पढ़ा 3 ग्राम। ठीक है, मेंटल का हमने पढ़ा लगभग 5.5 ओवरऑल जो हम कहते हैं,
और कोर का हमने पढ़ा था लगभग 11 से 13 के करीब हमने पढ़ा था, यहाँ पर 13.6 तक आपको दिया हुआ है। तो यहाँ गई हमारी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, तो इस इमेज के थ्रू आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं हम इसको। क्रस्ट की अगर हम बात करें, ओवरऑल अगर हम क्रस्ट को समझना चाहें तो क्या है, देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत 0 से 30 किलोमीटर तक ही है। इसकी मोटाई लगभग 16 से 40 किलोमीटर तक है और भूपटल की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। यहीं पर महाद्वीपीय भागों में अगर हम देखें तो 40 किलोमीटर तक है इसकी मोटाई और महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो जब हम महासागरीय और महाद्वीपीय क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। महाद्वीपीय भागों में 40 किलोमीटर है और महासागरों में 5 से 10 किलोमीटर तक ही है। तो महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों की बनी होती है जिसके ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, और महासागरीय जो है वो बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। महासागरीय और महाद्वीपीय क्रस्ट का डिफरेंस जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल बनाते हैं जिसकी गहराई लगभग 100 किलोमीटर तक है। स्थलमंडल के नीचे दुर्बल मंडल का विस्तार है जिसकी गहराई 100 से 200 किलोमीटर तक है। यह दो भागों में विभक्त है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, और इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में। अभी असंबद्धता क्या है, या जिसे हम डिसकंटिन्यूटी कह रहे हैं। देखिए, जब पृथ्वी की संरचना होती है, रासायनिक संगठन होता है, जब हम एक परत से दूसरी परत में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो उसमें परिवर्तन आता है। लेकिन एक एरिया ऐसा होता है जहां वो परिवर्तन दोनों परतों का मिला जुला रूप हमें नजर आता है, उसी सतह को हम क्या कह देते हैं, असंबद्धता हम कहते हैं। सपोज ये हमारी लेयर है, यहाँ हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एरिया होगा, ये वाला, ये एक लेयर अलग हो गई और ये लेयर एक अलग हो गई। इस एरिया में क्या होगा, ऊपर वाली परत और नीचे वाली परत दोनों के गुण पाए जाएंगे। तो यही हमारी क्या कहलाती है, असंबद्धता कहलाती है। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं ये असंबद्धताएं हमें मिलती रहती हैं, जिसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो निचले क्रस्ट के बाद मेंटल शुरू होता है और इन दोनों यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच जो डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता पाई जाती है उसे हम मोह असंबद्धता कहते हैं। अब जो डिसकंटिन्यूटीज है ये आपको याद रखनी जरूरी है कि किन दो लेयर्स के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, अब क्रस्ट को हमने देख लिया, दो भागों में बांटा गया, महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है और महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम है, अभी हम पढ़ चुके हैं। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है जबकि निचले क्रस्ट का घनत्व अधिक होता है। इन दोनों क्रस्ट के मध्य अर्थात ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य पाए जाने वाले क्षेत्र को हम कोनराड असाध्य क्षेत्र कहते हैं। देखिए, महाद्वीपीय क्रस्ट हो गई, ये महासागरीय क्रस्ट हो गई। ठीक है, तो हम आराम से समझ चुके हैं। मेंटल की अगर हम बात करें, जिसे भूप्रवार हम हिंदी में कहते हैं, तो बीच वाली जो परत है उसे मेंटल कहते हैं जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक है। इसके भी दो भाग हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल है और 700 से 2900 किलोमीटर तक क्या है, निचला मेंटल है। और इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता पाई जा रही है उसे हम रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। इसके बाद कोर शुरू हो जाता है, तो मेंटल और कोर के बीच में जो असंबद्धता है उसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। देखिए, जो एक लेयर है हमारी, जैसे कोर, अपर और लोअर, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगी, एक असंबद्धता मिलेगी। कोर और मेंटल के बीच में भी एक असंबद्धता मिलेगी। मेंटल की जो अपर और लोअर लेयर्स हैं उनके बीच में एक असंबद्धता मिलेगी। मेंटल और कोर के बीच में जो है फिर एक मिलेगी। मैंने शायद कोर बोल दिया, अपर लेयर को क्रस्ट है ना, तो क्रस्ट और मेंटल। तो इस तरीके से जो दो लेयर्स अलग अलग हो रही हैं उनके बीच में ये डिसकंटिन्यूटीज यानी कि असंबद्धताएं जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता कहाँ मिल रही है, मेंटल और कोर के बीच में। वही रेप्टी असंबद्धता कहाँ मिल रही है, लोअर और अपर मेंटल के बीच में। क्रोड की अगर हम बात करें यानी कि कोर की, तो आंतरिक भाग है, मेंटल के नीचे पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। 2900 से 6371 किलोमीटर तक हमें मिल रहा है। दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर, और इनके बीच की जो असंबद्धता है वो क्या है, लेहमैन असंबद्धता। पृथ्वी के समस्त आयतन का 5% क्रस्ट, 83% मेंटल और 17% जो है 17% जो है वो कोर में पाया जाता है। इनकी मेंटल में जो सबसे ज्यादा आयतन हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोर। अब जो हम डिसकंटिन्यूटीज की बात कर रहे थे, आपको इजीली समझाने के लिए एक स्लाइड अलग से इसमें ऐड कर दी गई है। पृथ्वी की परतों के बीच में पाया जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां पर दो परतों की विशेषताएं एक साथ मौजूद होती हैं उसे ही हम असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी हम कहते हैं। देखिए, जैसे क्रस्ट है ना,
क्रस्ट जिसे हम सियाल नाम से जानते हैं, मेंटल जिसे हम सीमा नाम से जानते हैं, कोर जिसे हम नीफे नाम से जानते हैं। तो क्रस्ट आप देखिए जो अपर और लोअर क्रस्ट है, यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, देखिए कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। मेंटल क्रस्ट और मेंटल के बीच में हमें क्या मिल रही है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में हमें क्या मिल रही है, रेप्टी। मेंटल और कोर के बीच में हमें क्या मिल रही है, गुटेनबर्ग। आउटर और इनर कोर के बीच में हमें क्या मिल रही है, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। तो इस तरीके से जो है आप इसको याद कर सकते हैं। वहीं जो अपर क्रस्ट है जो हमने पढ़ा था स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर बनाती है। इसके बाद जो है लेयर हमारी इसे एस्थिनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। मेंटल वाला जो एरिया है इसे हम मेसोस्फीयर कहते हैं और जो कोर वाला एरिया है इसे हम बैरोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए हमारी आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप फिर से हम एक बार अपनी पहली स्लाइड पर ही चलते हैं जहां पर हमने क्वेश्चंस देखे थे और देख लेते हैं हमें कितना समझ में आया। जो क्वेश्चंस हैं क्या हम अब उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत के अंतर्गत ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के केंद्र को क्या माना गया है। तो ग्रहाणु परिकल्पना हमने पढ़ा था कि ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार जो पृथ्वी का केंद्र है वो ठोस माना गया है और ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार केंद्र को तरल माना गया है। तो यहाँ पर देखिए बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। मोह असंबद्धता किसे अलग करती है। अब जब असंबद्धता डिस्कंटिन्यूटी हमने पढ़ी है तो मोह संबद्धता हम जानते हैं किस किस लेयर के बीच में थी, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, है ना। कॉन्ड्राड जो थी क्रस्ट के बीच में थी, मोह जो थी क्रस्ट और मेंटल के बीच में थी, ठीक है। मोह की दोनों लेयर के बीच में रेप्टी असंबद्धता थी। मेंटल और कोर के बीच में जो थी वो हमारी गुटेनबर्ग असंबद्धता थी और अपर कोर और लोअर कोर के बीच में हमारी लेहनबर्ग असंबद्धता थी। तो मोह असंबद्धता हम जानते हैं क्रस्ट और मेंटल को जो है वो अलग करती है। यही हम कोर के आंतरिक भाग का अगर हम बात करें तो कोर के आंतरिक भाग जिसे हम क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं ना, सियाल सीमा एंड नीफे। तो किससे बना हुआ है, निकिल और फेरस यानी कि आयरन से। तो निकिल और आयरन से जो है ये बना हुआ। तो उम्मीद करती हूँ तीनों क्वेश्चन आप बड़े इजीली अटेम्प्ट कर पाए हैं और ऐसे ही दूसरे सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इजीली अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आपके व्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी राय देते हैं हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं और समझते हैं कि आपको और क्या सुधार की जरूरत है। तो आप अपनी राय हमें देते रहें, हमें बेहतर बनाते रहें, हम आपके लिए बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।